कहते हैं कुछ किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो जिंदगी बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की बात कर रहे हैं। निवेश की दुनिया के मतलब सबसे बड़े नामों में से एक हैं वॉरेन बफेट। हाँ। उन्होंने इस किताब के बारे में कहा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। जी हम्म। हाँ, हम बात कर रहे हैं बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। और हमारे पास ना इस किताब और इसके असर से जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है। जरा सोचिए, अगर ये किताब वॉरेन बफे जैसे दिग्गज को रास्ता दिखा सकती है, तो फिर निवेश को समझने की कोशिश कर रहे किसी भी इंसान के लिए इसमें क्या खजाना हो सकता है। तो आज का हमारा मकसद है इस बेहद कह सकते हैं प्रभावशाली किताब के जो बुनियादी उसूल हैं उनको खंगालना और ये समझना कि भाई क्यों इसे आज भी मतलब इतने सालों बाद भी निवेश की दुनिया में एक मील का पत्थर मानते हैं। चलिए इस सोच की गहराइयां में उतरते हैं जरा। तो शुरुआत करते हैं किताब के बिल्कुल मूल विचार से। ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ स्टॉक चुनने की गाइड नहीं है, ये तो सोचने का एक पूरा ढांचा है, एक फिलॉसफी सिखाती है। ग्राहम का एक बड़ा मशहूर कोट है कि असली स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा धीरज रखे और अनुशासन में रहे। अब ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है निवेश की दुनिया में? बिल्कुल। और बेंजामिन ग्राहम को यूं ही नहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने ये किताब लिखी, मेरा मतलब है ये पब्लिश हुई 1949 में। ओ, सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और बाजार में काफी अनिश्चितता थी, डर का माहौल था। उस उथल-पुथल के बीच ग्राहम ने एक शांत, तर्कसंगत और बहुत ही अनुशासित रवैये की वकालत की। उनका मानना था कि निवेश में जो असली सफलता है ना, वो बाजार के रोजाना की शोर और भावनाओं की ज्वार भाटे में बह जाने से नहीं मिलती, बल्कि अपने जज्बातों पर काबू रखने और ठंडे दिमाग से एकदम तर्क के आधार पर फैसले लेने से मिलती है। ये सिर्फ तेजी या होशियारी का खेल नहीं है, ये तो चरित्र और अनुशासन का इम्तिहान ज्यादा है। हाँ ये बात तो है। और इसी मतलब भावनात्मक काबू और तर्क वाली सोच से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र बार बार आता है, मिस्टर मार्केट। बताया गया है कि ग्राहम बाजार को एक तरह से एक काल्पनिक इंसान की तरह देखते थे जो काफी मूडी है, कभी तो बहुत खुश तो कभी एकदम दुखी। तो इस मिस्टर मार्केट से निपटने का ग्राहम का तरीका क्या था? क्या मतलब उसकी बातों को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, नजरअंदाज नहीं। मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट वाकई ग्राहम की सबसे बड़ी देन में से एक है, मैं मानती हूँ। ये बाजार के जो अक्सर बिल्कुल तर्कहीन और भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं ना, उनको समझने का एक बेहतरीन तरीका है। ग्राहम कहते हैं कि सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी खरीदने या आपको अपनी हिस्सेदारी बेचने का एक दाम बताता है। जब वो बहुत आशावादी और खुश होता है तो बहुत ऊंचा दाम लगाता है, एकदम आसमान पर। और जब वो डरा हुआ या निराश होता है तो भाई बेहद कम दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो ग्राहम की सलाह ये है कि आपको मिस्टर मार्केट की रोज की पेशकशों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उसके मूड के गुलाम थोड़ी हैं। अगर वो किसी दिन बहुत कम दाम पर आपको अच्छी चीज बेच रहा है, हाँ मतलब शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से कम है तब। बिल्कुल, तो ये आपके लिए एक मौका है, आप खरीद सकते हैं। और अगर वो किसी दिन बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा है तो आप उसे बस नजरअंदाज कर सकते हैं। आपको रोज सौदा करने की कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, तो ये एक तरह से बाजार के शोर से खुद का बचाने का तरीका हुआ। मतलब मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाना है, उसके साथ बहना नहीं है। ये तो फिर सीधे सीधे उस विचार से जुड़ता है कि स्टॉक का दाम नहीं कंपनी की असलियत मायने रखती है। क्या इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं? हाँ बिल्कुल, यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र। ग्राहम इस बात पर बहुत जोर देती थी कि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप किसी कागज के टुकड़े या स्क्रीन पर चमकते नंबर में पैसा नहीं लगा रहे। नहीं, आप एक चलती फिरती जीती जागती कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। इसलिए आपका ध्यान शेयर की रोज बदलती कीमत पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस बिजनेस की बुनियादी सेहत कैसी है, उसकी कमाई की ताकत क्या है, उसकी संपत्ति और देनदारियां क्या हैं, और भविष्य में उसके टिके रहने और बढ़ने की क्या संभावना है, इन पर होना चाहिए। कीमत वो है जो आप देते हैं और वैल्यू वो है जो आपको बदले में मिलता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू पर फोकस करता है, कीमत पर नहीं। ये सुनने में तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा बाजार में रोज कीमतों का शोर होता है, खबरें आती रहती हैं, एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय देते हैं। इस सब के बीच कंपनी के वैल्यू पर टिके रहना
कितना मुश्किल होता होगा असल में। डर और लालच जैसी भावनाएं तो हावी हो ही जाती होंगी ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू। अमल में लाना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम इंसान हैं भाई, भावनाओं से भरे हुए। जब बाजार तेजी से चढ़ रहा होता है तो लालच हमें ऊंची कीमतों पर भी खरीदने को उकसाता है, वो जिसे कहते हैं ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब बाजार गिर रहा होता है तो डर हमें अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते में बेचने पर मजबूर कर देता है। रोजाना कीमतों का उतार चढ़ाव, मीडिया का हल्ला गुल्ला, दूसरे निवेशक क्या कर रहे हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां तर्कसंगत सोचना मुश्किल हो जाता है। ग्रैहम इसी मनोवैज्ञानिक चुनौती को बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ विश्लेषण मतलब एनालिसिस पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन पर भी उतना ही जोर दिया। तो इस भावनात्मक चुनौती से निपटने और मतलब गलतियों से बचने के लिए क्या ग्राहम कोई ठोस तरीका सुझाते हैं? क्या इसी संदर्भ में वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का कुशन वाला सिद्धांत आता है? इसका जिक्र करते हुए एक बात कही गई है कि भाई पैसे कमाने से पहले पैसे को बचाना या संभालना ज्यादा जरूरी है। क्या ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर जुड़ी हैं और शायद ग्रैहम के पूरे दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक सिद्धांत यही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असली या आप कह लें वाजिब कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च करके ये अंदाजा लगाया कि किसी कंपनी के शेयर की वाजिब कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, लेकिन आप उसे तब खरीदते हैं जब बाजार में किसी वजह से वो 60 या 70 रुपए पर मिल रहा हो। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का कुशन। अच्छा, तो ये एक तरह का बफर हुआ, शॉक एब्जॉर्बर जैसा। हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षा कवच है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा। आपका विश्लेषण कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें गलती की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हो सकता है कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना करे या अर्थव्यवस्था में कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाए। ऐसी सूरत में अगर आपने शेयर को उसकी वाजिब कीमत से काफी कम पर खरीदा है तो आपके नुकसान की आशंका बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। आपने अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने का इंतजाम पहले ही कर लिया। ये सिद्धांत आपको बड़ी गलतियों से बचाता है और रातों की नींद खराब होने से भी। और ये फिर से भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ता है। ये आपको लालच में आकर किसी भी कीमत पर खरीदने से रोकता है और धैर्यपूर्वक सही मौके का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले पूंजी बचाओ, मुनाफा बाद में, ये है फंडा। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। पहला, निवेश को एक बिजनेस की तरह देखो, स्टॉक को कंपनी में हिस्सेदारी समझो। दूसरा, वो मिस्टर मार्केट वाली बात, उसके मूड को समझो और उसका फायदा उठाओ, न कि उसके शिकार बनो। तीसरा, कीमत, प्राइस और वैल्यू का फर्क समझो और हमेशा वैल्यू पर फोकस करो। चौथा, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर ही निवेश करो, यानी वाजिब कीमत से कम दाम पर खरीदो। और सबसे महत्वपूर्ण शायद, इन सब को करने के लिए जो जरूरी भावनात्मक अनुशासन और धैर्य है वो बनाए रखो। ये सिद्धांत वाकई बहुत शक्तिशाली लगते हैं। कहा गया है कि ये किताब नए लोगों के लिए तो इन्वेस्टिंग की बाइबल जैसी है और अनुभवी निवेशकों को भी कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न पाने में मदद करती है। लेकिन ये बात थोड़ी हैरान करती है मुझे। 1949 में लिखी गई किताब आज की इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी चालित दुनिया में इतनी प्रासंगिक कैसे बनी हुई है? क्या बाजार और निवेश के तरीके इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले? देखिए, बाजार तो बेशक बहुत बदल गया है, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी ने जानकारी तक पहुंच को कितना आसान और तेज बना दिया है। नए नए तरह के निवेश के साधन आ गए हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ETFs हैं, क्या कुछ नहीं है। ट्रेडिंग की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग का बोलबाला है। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद ग्रैहम के सिद्धांत आज भी उतने ही, बल्कि मैं तो कहूंगी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। अच्छा, ज्यादा? वो क्यों? हाँ, ज्यादा, क्योंकि ग्रैहम के सिद्धांत बाजार के बाहरी तामझाम पर नहीं टिके हैं। वो दो बुनियादी चीजों पर टिके हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स और इंसानी मनोविज्ञान। अच्छा, मतलब बिजनेस की बुनियादी नियम और इंसान का स्वभाव नहीं बदला है। एग्जैक्टली। एक बिजनेस की सफलता आज भी उसकी कमाई की क्षमता, उसकी संपत्ति, उसके मैनेजमेंट की गुणवत्ता
और भविष्य की संभावनाओं पर ही निर्भर करती है। ये चीजें 1949 में भी सच थीं, आज भी सच है। ग्राहम ने सिखाया कि इन चीजों का विश्लेषण कैसे करें। और दूसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानी भावनाएं, डर और लालच, जो बाजार में बड़े उतार चढ़ाव की मुख्य वजह होते हैं, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे ग्राहम के समय में थे। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज सूचनाओं की बाढ़ और सोशल मीडिया के जमाने में शायद ये भावनाएं और तेजी से फैलती हैं और हावी होती हैं। ग्राहम का फ्रेमवर्क हमें इसी इमोशनल रोलर कोस्टर से बचने का रास्ता दिखाता है। वो हमें भीड़ से अलग, शांति से, तर्क के आधार पर सोचने और फैसले लेने का अनुशासन सिखाता है। इसीलिए ये सिद्धांत कालातीत है, टाइमलेस है। ये अटकलबाजी या जुए को खारिज करके निवेश को एक गंभीर, सोचा समझा काम बनाते हैं। जैसा कि कहा गया है, जुआ नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो कुल मिलाकर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने की तकनीक नहीं सिखाती है, बल्कि ये एक निवेशक के तौर पर हमारी पूरी मानसिकता, हमारे रवैये को बदलने पर जोर देती है। ये सिर्फ क्या खरीदें या कब बेचे के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे सोचें और कैसे व्यवहार करें के बारे में ज्यादा है। अनुशासन, धैर्य, खुद रिसर्च करने की जिम्मेदारी और अपनी भावनाओं पर काबू, ये सब मिलकर एक सफल निवेशक का चरित्र बनाते हैं। ये वाकई बिल्कुल सही कहा आपने। ये निवेश को भाग्य के खेल से निकालकर एक तर्कसंगत, नियंत्रित प्रक्रिया बनाता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ दें। ग्राहम ने जिस गहराई से विश्लेषण करने, धैर्य रखने और भावनाओं को स्थिर रखने पर इतना जोर दिया, जरा आज के इस डिजिटल युग को देखें। यहाँ हर पल जानकारी का सैलाब है। खबरें सेकंडों में दुनिया भर में फैल जाती हैं। बाजार पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देता है। और शायद धैर्य रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे माहौल में ग्राहम के ये सिद्धांत कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गए हैं? या फिर इसी शोर और तेजी के कारण क्या उनकी जरूरत और उनका महत्व पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।